अगर सपोजिटली अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर गलत तरह के जो प्रूव्ड प्रोटीन्स नहीं है या प्रूव्ड सब्सटेंसेस नहीं है, जैसे स्टीरॉयड्स या वो बहुत अच्छी बॉडी बनाने के लिए अगर उनका आप सेवन कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आपके बॉडी पे गलत असर डाले, इंक्लूडिंग द हार्ट। दोस्तों, हमारे देश में और अगर हम खासकर युवाओं की बात करें तो युवाओं में दिल की बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। वो युवा देश का जो जिम जाता है, कसरत करता है, फिट रहता है, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखता है, आखिर युवाओं में ये बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, इन सब के कारण क्या है और इनसे बचने के उपाय क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर अपूर्व नरूला। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। अपूर्व जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल की बीमारियां युवाओं में, अगर हम देखें कि पिछले दिनों एक प्रसिद्ध अभिनेता जो थे, टीवी एक्टर, उनकी भी कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। जो युवा फिट रहते हैं, कसरत करते हैं, उनमें ये बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? आई थिंक बहुत सारे कारण होते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है लाइफस्टाइल, और उसके बाद वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और स्ट्रेस होता है। जैसे अगर सपोजिटली फिट बंदा है, पूरा एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा अपना ध्यान रख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करते हैं या फिर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, तो फिर वो आपका गलत प्रभाव हार्ट पे डाल सकता है और बाकी ऑर्गन्स पे भी डाल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को फिट रखें, अपना पूरा जिम जाएं, अपना को फिट रखें, अपना पूरी हेल्थ अच्छी मेंटेन करें। एट द सेम टाइम आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है और एक राइट क्वांटिटी में बहुत जरूरी है। अगर सपोजिटली अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर गलत तरह के जो प्रूव्ड प्रोटीन्स नहीं है या प्रूव्ड सब्सटेंसेस नहीं है, जैसे स्टीरॉयड्स या वो बहुत अच्छी बॉडी बनाने के लिए अगर उनका आप सेवन कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आपके बॉडी पे गलत असर डाले, इंक्लूडिंग द हार्ट। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक अक्सर ये पूछते हैं हमें मैसेज करके भी कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जो खाने पीने की आदतें हैं, जो चेंजेस आए हैं, इतने सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज है, लैपटॉप पे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, क्या कहीं ना कहीं वो भी बीमारियों को दस्तक दे रहे हैं? डेफिनेटली वो दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जिस तरह हमारा WHO भी बोलता है कि हमारे 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट दिन में हर एक इंडिविजुअल के, नॉर्मल इंडिविजुअल के, जो बहुत ज्यादा जिमिंग नहीं कर रहा, जो नॉर्मल बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा, एक नॉर्मल एवरेज बंदा भी 10,000 स्टेप्स उसके होने चाहिए टू लीव अ स्टेबल लाइफ, टू नॉर्मल लाइफ लीड करने के 10,000 स्टेप्स उसको लेने चाहिए। अगर आपके पास गैजेट्स आ गए, कंप्यूटर आ गया, पूरा दिन उसमें लगे रहे हो, तो आपकी वॉकिंग कम हो जाती है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपको वॉक करना है, फिजिकल एक्टिविटी, वो कम हो जाती है। उसी तरह आजकल जो बच्चे हैं, अच्छा हम अपने टाइम पे फ्री टाइम पे बस बाहर चले जाते थे, खेलना वेलना शुरू कर देते थे। आजकल बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, अब कंप्यूटर पे रहते हैं, उससे उनकी आंखों को भी असर होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। प्लस में साइकोलॉजिकली भी आई थिंक खेलना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। जी। तो जो खाने पीने की आदतें हैं, क्योंकि आप ये देखें कि युवाओं को जब आप देखेंगे, जब हम बाहर निकलते हैं शाम को, तो युवा, सबसे ज्यादा युवा जो है वो रेडियो पे खाते हुए मिलते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हुए मिलते हैं, या वो ऑर्डर करके अपने घर पे भी जो है जंक फूड कहें, फास्ट फूड कहें, वो मंगवाते हैं। वो कितना ज्यादा सही है खाना? जंक फूड एक हम शुरू से आपको भी पता है, एवरीबडी नोस कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में राइट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीरियल्स होने चाहिए, वो हमें लेना चाहिए। जंक जो पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए या बाकी स्ट्रीट फूड हो गया, दे आर कंसिडर्ड टू बी जंक फूड्स। तो जंक फूड जो है हमें, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम मत लो, आप लो, लेकिन उसको मतलब टेक इन अ फोर्टनाइट, ये नहीं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ले लो। ये नहीं कि रोज ही आप या हर दूसरे तीसरे दिन आप जा रहे हो और जंक फूड ले रहे हो, उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। बिकॉज यू डोंट नो कि उसमें कौन सी तरह का तेल यूज हो रहा है, उसमें पता नहीं कौन सी तरह के उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। तो जंक फूड शुड बी केप्ट जस्ट फॉर, यू कैन से 10-15 डेज में एक बार ले लिया, दैट्स इट। अदर बट आजकल हम देखें तो बच्चे जो हैं वो हर रोज अपना चिप्स डिमांड करते हैं, कोक करते हैं, अपना ये बर्गर पिज्जा रोज उनको चाहिए होता है, और पेरेंट्स भी उनको अपना उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन। जी जी डॉक्टर अपूर्व, पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक हुआ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया
हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे कुछ दिन, बिल्कुल ठीक होकर जब वो घर आए, घर आने से पहले भी डॉक्टर्स ने उनकी ईसीजी की, पूरा अच्छे से चेकअप किया, बिल्कुल वो फिट थे, ठीक थे। घर आने के 1 वीक के बाद अचानक से फिर से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा किस वजह से? जब ईसीजी की गई तो उसमें बिल्कुल सब कुछ ठीक आया, तो क्या जो हार्ट के टेस्ट किए जाते हैं वो रिलायबल नहीं है? नहीं, रिलायबल बिल्कुल हार्ट के जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल रिलायबल है, लेकिन उसमें एक्चुअली हर डिजीज अलग अलग स्टेज में हो सकती है, इसलिए वो उन टेस्टों में नहीं पकड़ी गई। तो जैसे आप बता रहे हैं वो यंग पेशेंट थे जी। तो अगर वो जैसे वो यंग पेशेंट है तो यंग पेशेंट में अगर हमें छाती में दर्द होता है, हम सोचते हैं कि इसको गैस की दिक्कत होगी, तो इसलिए लेकिन रूल आउट करने के लिए डॉक्टर ने उनका ईसीजी किया होगा, उनके ब्लड टेस्ट किए होंगे, उनका इको किया होगा, वो नॉर्मल आए होंगे। तो उस अगर सपोजिटली अगर वो टेस्ट अगर आपके नॉर्मल आ रहे हैं उस स्टेज में, उस पीरियड में, हो सकता है जब वो करवा रहे होंगे वो टेस्ट, वो उस वक्त उनके नॉर्मल आ रहे होंगे, इसलिए वो नॉर्मल है। बट अदरवाइज हो सकता है उनको अंदर से हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो इन केसेस के अंदर अगर हम पेशेंट जो है अगर उसकी अगर हिस्ट्री है, जिस तरह अगर वो डायबिटिक है, अगर वो हाइपरटेंसिव है, अगर उसको फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग अगर करता है, बीड़ी का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, या उसको अल्कोहल की अगर हिस्ट्री है, तो हमें उन केसेस के अंदर पेशेंट को एक ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपना जो है या तो एंजियोग्राफी करा ले या फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा ले। हर पेशेंट जो होता है वो एंजियोग्राफी मतलब तार से जो हम अंदर डालते हैं और ऊपर तक जाती है, उससे थोड़ा सा कहता है कि इन्वेजिव है, मैं ये नहीं कराना चाहता, तो फिर उन केसेस में उन पेशेंट्स का हम सीटी कोरोनरी एंजियो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि ये अपना करा ले। इसमें एग्जैक्ट आपका ब्लॉकेज कितना है, वो सीटी कोरोनरी एंजियो में एग्जैक्ट कितना ब्लॉकेज है आपकी वेसल्स में, आर्टरीज में, पता चल जाएगा। और अगर आपका जो ब्लॉकेज है मोर देन 70% है तो फिर आपको इंटरवेंशन की जरूरत आगे पड़ सकती है, और लेस देन 70% है तो आपको मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको एक अपना स्ट्रांग फॉलोअप में रख सकते हैं कि भाई इनको घर पे भी अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अपने फॉलोअप में उनको बुला के रखें या कुछ दिन उनको एडमिट कर ले कि अभी इन फ्यूचर उनको ना हो। जी जी जी। तो डॉक्टर पूर्व अगर हम बात करें नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर की, लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे जुड़े टेस्ट तो किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स भी यहाँ पर आती हैं, ब्लड टेस्ट के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। जब बात आती है दिल की बीमारियों की, तो यहाँ पर आपके सेंटर पर दिल से जुड़ी बीमारियों के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? हम दिल से जुड़े हुए सारे टेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईसीजी। जो भी बेसिक ईसीजी का महत्व होता है आपकी हार्ट की रिदम देखना, और उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी है नहीं है, वो जो बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट करते हैं जैसा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ट्रोपोनिन आई, सीकेपी, एमबी, ये सारे जो हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं वो सारे टेस्ट करते हैं। और आजकल हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर रहे हैं, जो नॉन इन्वेजिव सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जो पेशेंट अगर हम कई बार हेल्थ चेकअप में भी पेशेंट को ऑफर करते हैं, जो हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं या फिर हाई एजेड है, जो देखना चाहते हैं कि हमारे हार्ट का क्या स्टेटस है, कि एकदम अचानक कुछ हो जाए उससे पहले हमें पता चल जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हार्ट में ऐसा रहता है अगर आपका 90% भी ब्लॉकेज है तो भी आपको कोई ऐसे हो सकता है सिम्टम ना आए या माइल्ड चेस्ट पेन हो और आप उसको इग्नोर कर दें, या कोई भी सिम्टम ना आए, एसिम्टोमेटिक है, तो उन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में अगर हम सीटी कोरोनरी एंजियो कर देते हैं और अगर हमें उसमें 90% ब्लॉक मिल जाता है तो हमें उस पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करना होगा, और उसके बाद वो फिर आगे जाके उनकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का यही महत्व है कि वो आपको एकदम एक्यूट सिचुएशन, एकदम क्राइसिस, जो हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट से वो आपको पहले बता देता है कि ये आपको आगे हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं होता। रादर कई स्टडीज आई हैं जिसके अंदर सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि अगर सीटी कैल्शियम स्कोरिंग अगर आपकी एक वैल्यू से ज्यादा है, जैसे 400 से ज्यादा है, तो आपको 5 सालों में कितना लाइकलीहुड है, कितने चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आगे आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो वो यहाँ होती है, आपके सेंटर पर होती है? हमने रादर आज सुबह भी एक सीटी कोरोनरी एंजियो की है, क्योंकि वो पेशेंट था, यंग पेशेंट, अराउंड 44-45 ईयर्स का था, बट उसकी हिस्ट्री स्मोकिंग की थी, डायबिटिक की थी और माइल्ड चेस्ट पेन की हिस्ट्री दे रहा था, और कह रहा था कि सर मैं गैस की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मुझे रिलीफ नहीं आ रहा है, तो मुझे देखना है कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। तो हमने उस पेशेंट में फिर हमने उसको एडवाइस किया सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, और उनके डॉक्टर से भी डिस्कस किया, तो हमने उसका प्लान किया और फिर हमने उसकी सारी वेसल्स ट्रेस की। ये उसका हमने
देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये उसका हमने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आप देख पा रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें हार्ट विजुलाइज हो रहा है। उसकी जो नसें हैं अपने राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स और बाकी जो भी उसकी इवन डायगोनल जो पतली पतली नसें वहां पता चल पा रही है, और हम देख पा रहे हैं कि खून का बहाव पूरा अंदर जा रहा है और ऐसे कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं है इस पेशेंट में। उसी तरह एक पेशेंट पहले भी आया था, वो भी उसका टीएमटी नेगेटिव था, इको नॉर्मल था, ईसीजी नॉर्मल था, सारे टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन वो बोलते थे कि मुझे कभी कभी सुबह उठती हूँ तो मुझे पेन होता है। अगेन उसकी हिस्ट्री डायबिटीज की भी थी, तो उसके अंदर हमने किया सीटी कोरोनरी, उसका जो ब्लॉकेज है वनरेबल प्लाक के साथ, मतलब जो प्लाक आपका डिस्चार्ज आके आगे जाके हार्ट अटैक कर सकता है, वो लगभग 85% के आसपास आया। उस पेशेंट को हमने बोला कि अर्जेंटली आपको एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, उस हिसाब से वो आगे फिर अपना डिसाइड करेंगे कि छल्ला डलवाना है, मतलब स्टेंट डलवाना है, या बाईपास करना है, या फिर अपना मेडिसिन से करना है। बट एटलीस्ट अब उसको पता चल गया कि हाँ भाई मुझे इतना ब्लॉकेज है, अब मुझे अपने शुगर को और अच्छे से कंट्रोल करना है, मुझे अपना खाने पीने में, कोलेस्ट्रॉल में, वो उस हिसाब से प्रिकॉशन लेनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ताकि मुझे आगे एकदम से आगे जाके कोई अरेस्ट ना हो। डॉक्टर अपूर्व, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है वो आप लोग किस तरीके से करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? ठीक है मैम, मैं आपको बताता हूं कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिस तरह सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा उससे। सबसे पहले पेशेंट जो है, हम पेशेंट को उसका पूरा हाइट, बीपी, ब्लड प्रेशर सब लेके, सारे पैरामीटर्स लेके पेशेंट को सीटी टेबल पे लेटाते हैं, जैसे इनको लेटाया है। उसके बाद हम एक कॉन्ट्रास्ट जो होता है हमारा ओमनी पैक या फिर आईवी कॉन्ट्रास्ट, उसको हम उसके अंदर प्रेशर इंजेक्टर में लोड करके, उसके जो हमने यहाँ पर उसको इंजेक्ट करना होता है हमें, जस्ट कोई हमें अंदर तार नहीं घुसानी, हमें जस्ट उसको उस कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करना है, और उसके बाद वो दवाई अंदर चली जाएगी। और एट द सेम टाइम फिर हम, ये सीटी स्कैन मशीन है और ये 128 स्लाइड्स विद 500 स्लाइड्स रिकंस्ट्रक्शन सीटी स्कैन मशीन है, बहुत ही बढ़िया, फास्ट और एक्यूरेट मशीन है। तो इसके अंदर हम पेशेंट अंदर जाएगा, विद इन 5 सेकेंड्स पूरा स्कैन हो जाएगा, और उसके बाद पेशेंट को बाहर कर देंगे, कैनुला निकाल के उसको बंद करके पेशेंट को बाहर बैठा देंगे। दिस इज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। और उसके बाद हमारे कंसोल पे, हमारे मॉनिटर पे वो सारी इमेजेस आ जाएगी, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके उसके अंदर सारे उसके डायमीटर लेके फिर हम रिपोर्ट डिस्पैच करते हैं। ये सिंपली ओपीडी प्रोसीजर है। पेशेंट आया, उसको हमने लिटाया, कॉन्ट्रास्ट दिया, लिया, 5 सेकंड में उसका स्कैन हुआ और पेशेंट को वापस बाहर बिठा दिया। इट इज डन। उसके बाद हम पेशेंट को विद इन 2 आवर्स पेशेंट को हम रिपोर्ट दे देते हैं। जो हमारे युवा है अक्सर वो डॉक्टर की बात ज्यादा मानते हैं, घर वालों की नहीं मानते। हमारे जो युवा दर्शक है वो डॉक्टर अपूर्व को जरूर ध्यान से सुने, जो वो बताने वाले हैं। हमारे युवाओं को दिल की बीमारियों से बचने के कौन कौन से टिप्स आप देंगे? मैं युवाओं को बस ये टिप दूंगा कि वो अपना एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट हमेशा ध्यान रखें, जंक फूड जो है उसको लिमिट में खाएं, एक्सेस ना करें। उसके बाद अपना प्रॉपर एटलीस्ट 1 आवर अ डे अपने बॉडी पे लगाएं, जिसके अंदर वो अपना कार्डियो कर सकते हैं या जिमिंग कर सकते हैं, अपना 1 घंटा लगाएं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेसिव ना करें। और उसके बाद अपना उसको बॉडी को बहुत अच्छा बनाने के लिए प्रॉपर जो फूड सप्लीमेंट्स लें, गलत फूड सप्लीमेंट ना यूज करें, स्टेरॉइड ना यूज करें। मैंने कई पेशेंट देखे जो मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छी बॉडी के साथ आते हैं, पूरे अच्छे हट्टे कट्टे पूरा अच्छी बॉडी के साथ आते हैं, मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं ब्लड की, उनका क्रिएटिन बड़ा होता है, मतलब रीनल फंक्शन, किडनी के जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी होती हैं, उनके लिवर की प्रॉब्लम्स बड़ी होती है, SGOT, PT बड़ा होता है, क्रिएटिन बड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने स्टीरॉइड्स का सेवन किया था। क्या फायदा है इसका? आप आगे जाके आपकी वो बीमारी करके आपकी बॉडी फिर से ढल जाएगी। उससे अच्छा आप अपना जो है वो लॉन्ग रन के लिए अपना जो है अपनी बॉडी में मेहनत करें, लेकिन उस पर गलत शॉर्टकट्स ना लें, ये मैं बोलूंगा। और अपना स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। सबसे हार्ट के लिए सबसे बुरा जो है स्मोकिंग है, और उसको अपना स्टाइल स्टेटमेंट मत समझिए। मेरे हिसाब से जो स्मोकिंग करता है वो कोई, उसमें कोई स्टाइल नहीं है, वो अपने बॉडी के साथ और अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन जो है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो राइट क्वांटिटी में करें, जो उसको एक्सेस ना करें। अपना राइट क्वांटिटी में, एक डिजायर्ड क्वांटिटी होती है उतना ही करें, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ना करें। और अपना अदरवाइज बस अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आई थिंक अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल लिव फॉर 100 years। हमसे बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू मैम। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, अपनों के दिल का ख्याल रखिए। बस हम यही कहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।